वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर के माइंड स्टडी क्लासेस में। यदि आप लोग बीए के द्वितीय ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में आ चुके हैं और आपका हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम होना है तृतीय सेमेस्टर का, तो ये वीडियो आप बहुत ही अच्छी देख रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बारे में, और यही आपका पहला चैप्टर है का ये हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, देखिए हम चलते हैं और आप लोग समझिए कि हिंदी साहित्य क्या है और इसमें क्या आता है। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं, गद्य का प्रथम विकास। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की माध्यम स्थिति माना जा सकता है। दोस्तों कुछ समझे कि जैसे हमारा प्रथम विकास है जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में ही होता है, यही इसका मतलब है। और ज्ञान विज्ञान अभिव्यक्ति के माध्यम से जो रूप की भाषा प्रयोग होती है उसे हम गद्य के माध्यम की स्थिति के रूप में जानते हैं। देखिए आगे चलते हैं। साहित्य में जिस गद्य के रूप में रूप का उपयोग होता है उसे अभिव्यंजना या सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ मानना चाहिए। चलते हैं आगे की ओर। और जैसे हम आ गए हैं यहाँ पर, तो विभिन्न लेखकों और कवियों का न केवल वैज्ञानिक जगत अपना होता है, वरन अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को अभिव्यक्ति करने के लिए उन्हें अपनी भाषा की सृष्टि करनी पड़ती है। दोस्तों मतलब हमारा इसमें ये हुआ भाइयों और साथियों कि जो हमारे कवि होते हैं और लेखक होते हैं उनकी वैचारिक जगत में अपना खुद का नहीं बल्कि अपने विचारों, भावों, अनुभूति आदि के व्यक्ति के कारण ही उन्हें अपनी भाषा की सृष्टि करनी पड़ती है। आया कुछ समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न के आगे चलते हैं हम। जैसे मान लिया, क्या प्रेमचंद, क्या प्रसाद और क्या शुक्ला जी, प्रायः सभी को अपने अपने मनोरंजन जगत की सृष्टि के साथ ही अपनी अपनी भाषा शैली में विकसित करनी पड़ती है। हाँ, सही बात थी उनकी। देखिए, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इसकी 3 कोटियाँ उपलब्ध हैं। यानी कि हमारे हिंदी साहित्य में हमारा हिंदी साहित्य है ना, इसमें 3 कोटियाँ उपलब्ध हैं। इतिहास की जीवनी, और हमारा दूसरा हो गया है यात्रा आदि के लिए वर्णात्मक। जानते हो वर्णात्मक क्या है? एक ऐसे शब्द जिसमें वर्णों की अधिक से अधिक मात्रा, उसे वर्णात्मक कहते हैं। देखिए वर्णात्मक के बाद हम जैसे आगे चलते हैं, जो हमारा हिंदी गद्य है, और इसके बाद जैसे विज्ञान और सौंदर्य। बहुत ही अच्छी चीज़ बताएगी इसमें। सौंदर्य शास्त्र और हमारा आलोचक, दर्शन और विधि आदि के लिए विवेचनात्मक है। और चलिए आगे। ललित निबंध, गद्य, गीत, नाटक आदि के लिए भावात्मक विधि विषय के रूप में गद्य के प्रभाव, स्पष्टता, चित्रमय अलंकरण आदि की मात्राओं में भी परिवर्तन करना पड़ता है। गद्य की इन तीनों कोटियों में कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। लेखक की रुचि। देखिए आगे चलते हैं हम, और इसमें बताया गया लेखक की रुचि। देखिए आप लोग तो समझ गए होंगे इसमें क्या बता रहा है। जो हमारे लेखक की रुचि है, जैसे मान लो प्रयोजन, जो हमारा प्रयोजन है जी, मन की आस्था, व्यक्तित्व, अनुभूति आदि के कारण वे एक दूसरे के अंतर प्रविष्टि होती रहती है। आचार्य शुक्ला जी एक निबंधकार थे। आचार्य शुक्ल जी एक निबंध का प्रारंभ जहाँ विवेचनात्मक होता है, वहीं बीच बीच में भावात्मक कोटि की भाषा के भी दर्शन हो जाते हैं।
और आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शाखा और विधा ने आवश्यकता अनुसार अपनी विशिष्ट विधि और शैली का विकास किया। साथ ही एक दूसरे के साथ उनका आदान प्रदान भी चलता रहता है। और आगे चलते हैं हम लोग। संसार की दूसरी भाषाओं के सामान्य हमारी भाषा के साहित्य में भी गद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ है। पद्य की इस प्राचीन के अनेक कारण हैं। एक प्रमुख कारण तो यह है कि प्रारंभ में मानव अपनी भाव प्रधान प्रकृति के कारण पद रचना में ही वास्तविक आनंद की अनुभूति होती थी। यानी कि पहले बताया गया कि जो मानव था उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति होती थी। आज तो ऐसे ही दिखावा होता है आनंद का, हंसता है कुछ बाहर से, अंदर से कुछ और। मन की प्रसन्नता के लिए कवियों से बढ़कर दूसरा साधन उसे कहाँ मिलता। यानी कि पहले क्या होता था, इंसान और मानव बहुत कविताएं करते थे, मतलब अपना गायन कीर्तन करते थे। वो आजकल का युग जो हमारा चल रहा है इंडिया और सोशल मीडिया का, इसी से लोग आनंदित होते हैं। उस समय टंकण मुद्रण आदि साधनों के अभाव में विचारों की सजोर रख सकना संभव नहीं था। पद्य चूँकि निश्चित लय ताल में होने के कारण सरलता से कंठस्थ हो जाता है। यानी कि पद्य वो होता है जहाँ कविताएं, गायक हैं, जो हमारे सुरोला सुटा आदि सब पद्य में आते हैं। इसलिए प्राचीन काल के मानव ने ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेदिक जैसे विषयों में से संबंधित अनुभूति, देखिए आगे चलते हैं, से संबंधित अनुभूति सामग्री को भी पद्य का स्वरूप देकर भविष्यवाणी या भविष्य की पीढ़ियों के लिए सचेत कर लिया था। परिणामता कई शब्दियों या शताब्दियों तय पद्य का ही प्राधान रहा। ब्रजभाषा गद्य के कुछ छुटपुट प्रयत्नों को अपवाद मान ले तो इसका वास्तविक जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। परंतु पिछले 100 वर्षों में जिस त्वरित गति के कारण चलन बढ़े हैं, जिन विधियों दिशाओं में इसने मानव अनुभूतियों का प्रारंभ किया, उसे देखकर आश्चर्य होता है। देखिए आज के युग में आज सृजनात्मक और उपयोगी दोनों ही प्रकार का साहित्य विलुप्त परिणाम में उपलब्ध है। लेख, निबंध, प्रबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, रेखांचित, संस्मरण और डायरी आदि सभी पिछली विधाओं से हिंदी गद्य का सृजनात्मक स्वरूप निष्पन्न है। आज उपयोगी साहित्य के अंतर्गत दर्शन, इतिहास, धर्म, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान आदि सभी विषयों से संबंधित आधिकारिक सामग्री तेजी से प्रकाश में आ रही है। जैसे भावतत्व या भावतत्व, विचारतत्व के सामंजस्य तथा विषय वैद्य के आधार पर गद्य में विविध विधाओं से सृष्टि हुई। साहित्य का प्रधान अभिप्राय संप्रेरणिता अतः संप्रेषण से उद्देश्य से ही साहित्यकारों ने निबंध, आलोचना, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त आदि अनेक विधाओं का जन्म दिया। निरंतर नवीन विधाओं को जन्म व विकास के कारण ही हिंदी गद्य साहित्य का अत्यधिक विस्तार हुआ है। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। देखिए इसको जरूर याद करना है आपको, आता ही रहता है। कहानी, हिंदी कहानी की उद्भव एवं विकास साहित्य विवेचना कीजिए। देखिए हिंदी कहानी का उद्भव कहाँ से हुआ है, यहाँ बहुत ही मोस्ट प्रश्न है जी। हिंदी कहानी, वर्तमान कहानी का उद्भव 18वीं से 19वीं सदी के मध्य में हुआ। कहानी कहने, सुनने, सुनाने की प्रवृत्ति आदि काल से ही चली आ रही है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में कहानी का भी बहुत बड़ा महत्व है। देखिए कहानी पूरी समझिए। आदिकाल है, भारतीय संचित में किसी न किसी स्वरूप में कहानी विद्यमान रही है। जैसे वैदिक, संस्कृत, लौकिक, संस्कृत, प्राकृत, अभ्रस्त तथा पुरानी हिंदी आदि
इसके अतिरिक्त उपनिषदों पुराणों, ब्राह्मणों, रामायण, महाभारत, पाली जातक तथा पंचतत्व आदि में कहानियाँ उपलब्ध रही हैं। हालांकि वे कहानियाँ उपदेशात्मक अथवा धार्मिक सिद्धांतों को प्रतिपादन स्पष्ट करती, इसलिए ये कहानियाँ नहीं जीवन नियम मात्र हैं। ये जीवन नियम मात्र। हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर तो आप लोग कुछ समझ ही गए होंगे। हिंदी कहानी का विकास, दोस्तों देखिए, यदि साथियों यदि आप लोग चाहते हैं हिंदी कहानी का विकास समझना, तो आप लोग दूसरे चैप्टर में देख सकते हैं। और मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। और यदि आपको कुछ समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हों, अगर समझते हैं मुझको कुछ, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दें। और